दोस्तों, आज की पहली कहानी है भूत बाजार के बारे में। राघव नाम का एक लड़का काम की तलाश में शहर के बड़े बाजार में आया था। बाजार कुछ साल पहले तक इससे भी बड़ा हुआ करता था, लेकिन दंगों के चलते बाजार के पास वाले भी मारे गए और कई लोगों के तो घर भी उजड़ गए। अब उस जले हुए कॉम्प्लेक्शन पड़ी रहती है। पहले तो कुछ लोगों ने सोचा कि खाली इमारत का इस्तेमाल किया जाए, वह वहां घर बसाने गए तो सही, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाए। उनका कहना था कि उन दीवारों से आज भी आग की लपटें निकलती हैं, लोगों की चिल्लाने की आवाजें गूंजती हैं, यहाँ तक कि उस बिल्डिंग के अंदर ढंग से सांस भी नहीं ली जाती। इसके कारण कई लोग उस कॉम्प्लेक्टेड नहीं करते थे। राघव को उस दुकान में काम मिल गया था। दोपहर के समय जब धूप बढ़ जाती तो कम ही ग्राहक आते थे। एक बार गोलू, जो कि उस कपड़ों की दुकान का मालिक था, दोपहर में बैठा अपनी दुकान में आराम कर रहा था। राघव और वह दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में हरी आंखों वाली खूबसूरत सी लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत दुकान में आई और गोलू के सामने आकर बैठ गई। राघव को जो बात बहुत अजीब लगी वह यह थी कि उस औरत ने कुछ नहीं बोला कि उसे किस तरह के कपड़े देखने हैं, और गोलू अपने आप ही उसे लाल साड़ियाँ खोलकर दिखाने लगा। राघव से यह बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन फिर अचानक वह औरत खड़ी हुई और दुकान से बाहर जाने लगी। गोलू भी बिना कुछ कहे उठकर उसके पीछे चल दिया। राघव ने गोलू को पीछे से कई आवाज लगाई, मगर उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। जब राघव की आवाज थोड़ी तेज हुई तो वह औरत पीछे पलटी और राघव की हालत खराब हो गई। अचानक ही उसे पसीने आने लगे और वह नीचे बैठ गया। उसने उस औरत की आंखों का रंग बदलते हुए देखा था। उस औरत की हरी आंखें अचानक से नीली हो गई थी। यह देखकर राघव सहम गया और दुकान के अंदर ही सुन्न-सा खड़ा हो गया। राघव दुकान को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह बाहर उठकर नहीं गया। थोड़ी ही देर में कई सारे लोग दुकान से आगे भागते हुए नजर आए। एक दुकानदार भागते हुए आया और उसने राघव को बताया कि कॉम्प्लेक्शन पड़ा मिला है। होश आने पर गोलू को कुछ भी याद नहीं था। वह बस बार बार यह कह रहा था कि आग लग गई है, लेकिन वह कॉम्प्लेक्शन पड़ा था, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। पर राघव का डर बढ़ने लगा था। वह चाहकर भी उन हरी आंखों वाली औरत को भूल नहीं पा रहा था। अगले दिन दोपहर के वक्त राघव ने दुकान के सामने से फिर उसी औरत को जाते हुए देखा। राघव डरा हुआ था, मगर वह उसके बारे में जानना चाहता था, तो उसने हिम्मत की और गोलू को बताए बिना दुकान से बाहर चला गया। वो औरत किसी भी हाल में जानना चाहता था। उसने कॉम्प्लेक्शन में भी वह चमक नहीं रही थी, मानो उस वक्त राघव को अखबारों की हेडलाइंस याद आ रही थी। लगभग 11 परिवार वहां रहा करते थे, लेकिन सभी बेरहमी से जलकर मारे गए थे। राघव फिर भी हिम्मत करके, मौसम जैसी गर्मी नहीं बल्कि ऐसी जैसे कोई उसे आग की लपटों में झुलसा रहा हो, उससे और आगे चला नहीं जा रहा था। वह हाथे हुए एक जगह रुक गया और सहारे के लिए उसने अपना हाथ एक दीवार पर रख दिया, पर अगले ही झटके में उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली। उसने अपने हाथ की ओर देखा तो वो जल गया था। दीवार इतनी गर्म थी जैसे अभी भी वो आग की लपटों को अपने अंदर बसाए हुए हो। इस सदमे से राघव उभरा ही था कि उसे उस औरत की लाल साड़ी इन चीख को पार करते हुए बड़ी हिम्मत करके वह एक कमरे में पहुंचा, जहां घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया ताकि उसे कोई आवाजें ना आए। कमरे की झुलस गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। राघव उस कमरे की खिड़की खोलने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक ही उस पूरे कमरे में आग लग गई। कुछ ही सेकंड्स में पूरा कमरा धुएं और आग के लपटों से भर गया था। चीख की आवाज अब सोनू की थी, जो अधमर सी हालत में दरवाजे की ओर रेंग कर बढ़ रहा था। आग के धुएं की वजह से उसकी सांसें और कम होती जा रही थी। इतने में वो दरवाजा खुला, लेकिन वो हरी आंखों वाली औरत अपनी लाल साड़ी पहने उसके सामने आकर खड़ी हो गई। राघव ने मदद की गुहार मांगी, मगर उसकी आंखों में भी वही ज्वाला दिख रही थी, मानो वो राघव से किसी चीज का बदला ले रही
वो आग की लपटों के बीच में राघव चक्कर खाके गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह कॉम्प्लेक्शन नहीं था। राघव फौरन उठा और वहाँ से भाग निकला। उसने बाहर आते ही लोगों को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया तो किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि किसी ने भी उस हरी आंखों वाली औरत को नहीं देखा था। यहाँ तक कि दुकान के सीसीटीवी कैमरा तक चेक करे गए पर वह औरत उसमें भी कहीं नहीं मिली। फिर एक रोज एक बूढ़े आदमी ने राघव को बताया कि एक हरी आंखों वाली औरत उसी और गोलू की दुकान की जगह उसी की दुकान हुआ करती थी। आज की दूसरी कहानी है भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में। यह कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर नेहा जी ने ही भेजी है। यह घटना केशव नाम के व्यक्ति के साथ 1986 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन में घटी थी। 86 में ही इनकी नौकरी उस रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर के तौर पर लगी। यह बहुत खुश हुए। सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी नौकरी लगी है। और सेकंड बात यह कि इसी रेलवे स्टेशन में इनका सगा भाई माधव भी पहले पले से जॉब करता था। इनके 2-3 दोस्त थे, वह भी इसी रेलवे स्टेशन में जॉब किया करते थे। तो इससे अच्छी बात और कौन सी हो सकती है। रेलवे स्टेशन में मतलब जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां पर आपको एकदम पारिवारिक माहौल मिल जाए। इन्होंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली और मस्त से अपनी जिंदगी काटने लगे। अपने भाई के साथ ही रेलवे स्टेशन जाते, अपना काम करते, ड्यूटी करते, अपने भाई के साथ ही लौटते। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए और आगे दिसंबर का महीना, नवंबर 1986 में यह नाइट शिफ्ट वहां पर कर रहे थे। इनका भाई भी नाइट शिफ्ट में ही काम कर रहा था। अच्छा खासा ठंड का समय चल रहा था। दोनों भाइयों ने आदत लगा लिए थे कि रात के समय बढ़िया अदरक वाली चाय पियेंगे। डेली पीते थे बढ़िया। वह बाहरी तरफ एक ऐसे जो बेंच लगी हुई रहती रेलवे स्टेशन में, वहां दोनों भाई बैठ जाते और मस्त से चाय पीते रहते। आज भी चाय पी रहे थे। सैटरडे की नाइट थी। लगभग रात के 11:30 का समय हो रहा था कि इनको बाहर की तरफ से, यानी जहां पर टिकट काउंटर था, वहां से कुछ तो भी चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। अफरातफरी होती हुई समझ में आई। दोनों भाई टेंशन में आ गए, एक दूसरे को देखने लगे कि अरे अपने स्टेशन में क्या हो गया है। अचानक से केशव अपने छोटे भाई माधव को कहते हैं कि माधव जा भला देखा क्या हो रहा है टिकट काउंटर के पास। वो देखने जाते हैं, लौट के नहीं आते। केशव इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा कब बताएगा। 2 मिनट बाद वो भागते हुए आते हैं, कहते हैं कि भैया भैया जल्दी चलो टिकट काउंटर के पास। केशव बोलते हैं क्या हो गया हो, क्या गया बता तो सही। इतना क्या बोलता है कि भैया वहाँ पर एक औरत है जो कि आफत मचा कर रखी है, जोर जोर से रो रही है, बोल रही है स्टेशन मास्टर से मिला दो, स्टेशन मास्टर से मिला दो। भैया प्लीज जल्दी चलो, मुझे उस औरत के ऊपर दया आ रही है। तो भैया ने भी अपनी चाय छोड़े और भागते भागते टिकट काउंटर के सामने पहुँचे तो क्या पाए, एक बूढ़ी औरत 50 साल से ऊपर की उम्र रही होगी, दुबली पतली सी, कमजोर सी और बहुत गरीब दिखाई दे रही है। सिर पीट पीट के रो रही है और टिकट काउंटर वाले से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे एक ट्रेन दिलवा दो जिससे मैं इस गांव से शहर जा सकूं अपने पति से मिलने के लिए। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत बुरी हालत में एक सरकारी अस्पताल में एडमिट है। प्लीज मुझे जाने कोई जुगाड़ करवा दो। टिकट मास्टर क्या कर ले भाई। अब यहाँ पर पहुँचे अपने स्टेशन मास्टर केशव ने बोले क्या हो गया। अब औरत ने सेम दुखड़ा केशव को भी सुनाई। केशव ने बोले कि हम आपके दुख को समझ सकते हैं लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। औरत बोलती है कि कैसी बात कर रहे हैं आप स्टेशन मास्टर, इतने बड़े आदमी, पूरे स्टेशन आपके अंडर आता है, आप एक ट्रेन रुकवा दीजिए ना। यह बोलते हैं कि नहीं यह पॉसिबल नहीं है। ट्रेन यहाँ से एक्सप्रेस गुजरती है और फुल स्पीड में गुजरती है। रात के समय यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकती है। सुबह 6 बजे आइए आप। यह बोलती है जब तक मेरा पति मर जाएगा, मेरे
पति की आखिरी ख्वाहिश है कि वह एक बार मुझे देख ले, मरने से पहले प्लीज एक ट्रेन रुकवा दो, उनको लाल झंडी दिखा के रुकवा दो, मैं ट्रेन में चढ़ जाऊंगी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ऐसा बोलकर पैर पकड़ ली, पैर पकड़ के अपनी नाक रगड़ के रोने लगे। केशव को हुई थोड़ी सी इरिटेशन, माधव को देख के बोलते, अरे यार इसको भगाओ यहाँ से, ऐसा बोल के अपना पैर पीछे खींचे हैं और अपने कबी में चले गए। माधव ने और जो टिकट काउंटर वाला आदमी था, जो एम्प्लॉई था, दोनों ने मिलके उस औरत को भगाए हैं। फिर केशव के पास माधव आया, बोला कि भैया मेरे को उस औरत के ऊपर बहुत दया आ रही थी, ऐसे भगा दिए बेचारी को। भैया बोलते हैं कि क्या कर सकते थे यार, वह औरत बात भी ऐसी कर रही थी कि हम लाल झंडी दिखाकर ट्रेन रुकवा दे, यह पॉसिबल नहीं है, यह नामुमकिन काम बोल रही थी, हम करवाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी और बहुत सारे लोगों की जिंदगी की बात होती है, हम यह काम नहीं कर सकते, जाने दे, होता रहता है ऐसा, अभी बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत लोग ऐसे दिखेंगे। ऐसा बोल के वह अपने काम में लग जाते हैं और माधव भी बाहर तरफ चले जाता है। खैर फिर थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आई, ट्रेन को इन्होंने क्लियर हरी झंडे दिखाए हैं, वह इसी ट्रेन से जाने की बात कर रही थी। औरत इसी ट्रेन को रुकवाने को बोल रही थी, यह ट्रेन यहाँ पर रुकती नहीं थी। हरे झंडे दिखाए वो ट्रेन निकल गई। इन्होंने भी अपना धंधा ड्यूटी बंद किए हैं और अपने घर चले गए। नाइट शिफ्ट खत्म करके सो रहे थे घर पर। केशव गहरी नींद में थे। दोपहर के 2 बज रहे थे कि माधव भागता हुआ आया। भैया 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 जल्दी उठो भैया, प्लीज भैया उठे, क्या हो गया, ऐसा क्या कर रहा है? अरे भैया कल रात में जो औरत अपने स्टेशन में आकर हरकतें की थी ना, उस औरत का आदमी मर गया है। बोलते रेहू बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, कोई बात नहीं, सोने दे भैया। करवट बदल के सोने लगे। माधव ने बोला, अरे भैया आप यहाँ पे सो रहे हो, स्टेशन में उसने फिर से आफत मचा के रखी है, 1-2 लोगों का सर फोड़ दिए हैं, किसी से कंट्रोल में नहीं आ रही है। जो डे टाइम वाला स्टेशन मास्टर है उसने बोला है कि आपको और मुझे, हम स्टेशन पहुँचे, यह उठे। बोले क्या मुसीबत है यार, लोग बाग ठीक से सोने भी नहीं देते हैं। ऐसा करके इरिटेट होते हुए इन्होंने कपड़े पहने और स्टेशन में पहुँचे हैं। स्टेशन पहुँचे तो क्या देखे, वो औरत ने सचमुच में हंगामा मचा के रखी हुई है। लिटरली 2 आदमियों के पत्थर से सिर फोड़ डाली है। एक आदमी को बहुत गंदी तरीके से नोची है, मारी है कि उसका कपड़ा पड़ा फट गया है और खुद का भी सिर पीट रही है। बहुत आवत मचा के रखी यार। वह औरत चिल्ला रही है, चीख रही है, हरकतें कर रही है। इसी बीच में उस औरत की नजर केशव की तरफ पड़ती है। भागते हुए केशव के पास आई और उनको गला दबा दी। गला दबा के लिटरली पता नहीं उस बूढ़ी सी पतली सी औरत में इतनी ताकत कहां से आ गई कि गला दबा के उनको नीचे गिरा दी। सीधे कहां पर, रेलवे ट्रैक में गिरा दी। अब बहुत गुस्सा आ गया। बाकी के जो लोग थे, केशव समझ रहे थे कि बेचारी औरत है, दुख है इसका। केशव को उठाया गया और इतने में यहाँ पर पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले ने औरत को पकड़ लिए। बोले कि सर क्या हुआ, क्या करी इसने? तो माधव ने पूरी बात बताया। पुलिस वाले बोलते हैं इसको अभ्यंतर करते हैं। केशव जी बोलते हैं कि साहब रहने दीजिए, मैं समझ सकता हूँ, बेचारी गरीब औरत का दुख है, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा मेरे ऊपर हाथ उठा दी तो इसका दुख मेरे दुख से ज्यादा बड़ा है। मेरे को क्या दुख हो गया, इससे थोड़ा सा गिर गया तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। एक काम कीजिए, यह मेरे पास से पैसे लीजिए, किसी हो सके तो हवलदार से इसको इसके घर तक छुड़वा दीजिए, थोड़ा भलाई हो जाएगी बेचारी की। पुलिस वालों ने भी यही किया, इसको अरेस्ट नहीं किए। बहुत बुढ़ी औरत थी इसलिए पैसे भी दिए और एक आर्कित रू इसको घर भी पहुंचवाती है। अब आई रात की बारी। रात का समय आया। केशव और माधव जी अपनी ड्यूटी पर वापस से स्टेशन में पहुंचे। रात के यही कोई 2 बजे के आसपास वही वाली एक्सप्रेस ट्रेन जिससे वह औरत अपने पति से मिलने जाना
चाहती थी पिछली रात को वही वाली एक्सप्रेस ट्रेन का इनको वह मेल मिला कि 10 मिनट में इस स्टेशन में पहुंचने वाली है। बस फिर क्या था इनका जो रेगुलर काम था टॉर्च और झंडी लेकर बाहर की तरफ जाना और टॉर्च के साथ उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाना। जैसे इन्होंने देखे नोटिफिकेशन आ गया, इन्होंने अपना टॉर्च उठाए, झंडी उठाए और जैसे ही बाहर की तरफ गए हैं क्या देखे हैं, वह औरत बीच रेलवे ट्रैक में खड़ी हुई है और दूर से ट्रेन का वह बड़ा सा हॉर्न भी सुनाई दे दिया और साथ ही साथ उसका लाइट भी दिखाई दे दिया। वह हड़बड़ा गए, औरत को बोल रहे हैं निकलो निकलो, ट्रेन आ रही है, वहाँ पर ट्रैक में क्यों खड़ी हो। वह औरत सिर्फ इनको घूरे जा रही, वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही। यह बोल रहे प्लीज माता राम निकल जाओ, ट्रेन उड़ा के चली जाएगी। लेकिन वह औरत और खुन्नस में इनको देखी जा रही। यह कुछ कर पाते किससे पहले ट्रेन फुल रफ्तार से आई और उस औरत के चिथड़े उड़ाते हुए आगे की तरफ निकल गई। वो रात केशव जिंदगी की सबसे ज्यादा खौफनाक रात कहलाई। इसके बाद ही तो असली खौफ शुरू हुआ है। कहानी अब एक्चुअल शुरू होती है। बस फिर क्या था, जितने भी कर्मचारी थे वह आए, औरत को उठाए हैं और उसके मृत शरीर को लेकर गए हैं। केशव के हलक से तो पानी नहीं उतर रहा है, इतना वह इस मंजर को देखकर घबरा गए थे। कोई भी घबरा जाए, लेकिन डर की तो केवल यह एक शुरुआत ही थी। खैर, आज रात की ड्यूटी कंप्लीट करके सुबह केशव माधव दोनों घर पर पहुँचे और माधव ने बोला कि भैया मुझे एक अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ रहा है। आपको याद है कि नहीं है, मैंने छुट्टी के लिए आवेदन डाला हुआ था, मेरी 3 दिन की छुट्टी है तो मैं निकल रहा हूँ। केशव को याद आया, हाँ यार माधव छुट्टी में है, चलो मैं अकेले ही जाऊंगा। यह पहुँचे हैं अपना रात के समय वापस से स्टेशन में। रोज की तरह रात के 1 बजे के आसपास वो ट्रेन फिर से आई। यह फिर से अपनी टॉर्च और झंडी उठाकर बाहर की तरफ गए ही है तो क्या पाए कि वही बूढ़ी औरत उसी जगह पर उसी ट्रैक में वैसी ही खड़ी हुई है और इन्हें घूर घूर कर देख रही है। लेकिन अभी इसके चेहरे की अवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई है, इतनी ज्यादा डरावनी है कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं। जितना ज्यादा खौफनाक चेहरा आप इमेजिन कर सकते हैं कर लीजिए, उतनी ज्यादा खौफनाक की औरत दिखाई दे रही थी। यह वहीं पर स्तब्ध रह गए, टॉर्च उठाए हैं, झंडी उठाए हैं, उस औरत की तरफ ही देखते रहे और वो ट्रेन उस औरत के आर पार चली गई। लेकिन वह औरत अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। इनके हाथ पैर कांपने लगे, चिल्लाते हुए अपने केबिन में भागे हैं। जो और भी कर्मचारी थे इनकी आवाज सुने इनके पास आए, बोले सर आप ठीक तो है कि नहीं। केशव बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप जाइए अपना काम कीजिए, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मुझे को कोई दिखाई नहीं दिया है, मुझे जाइए आप। बस फिर क्या था, केशव ने जैसे तैसे करके यह रात तो काट लिए, लेकिन अब यह दिन नहीं कट रहा था। केशव को नींद ही नहीं आई, बहुत तेज फीवर हो गया। लेकिन अब स्टेशन मास्टर लोगों को इतनी जल्दी छुट्टी भी नहीं मिलती है। वह आज रात में फिर से ड्यूटी करने के लिए गए। फिर से रात के 2 बजे वह ट्रेन के लिए जब वो फिर से अपनी झंडी और टॉर्च लेकर बाहर निकले हैं तो फिर से वह खौफनाक चेहरे वाली औरत वहीं पर ट्रैक के बीचों बीच में खड़े होके इन्हें घूर रही थी। पर आज तो उस औरत को देखते से ही ना इनकी आंख जलने लगी थी, कान जलने लगे थे। कुछ इस प्रकार से आभास होने लगा था कि आंखों से खून बहने लगेगा। इतनी जलन, पता नहीं यह कैसा मंजर दिखा रही थी वह औरत, पता नहीं वो कौन सा जादू कर रही थी। खौफनाक चुड़ैल औरत। खैर की फिर से झंडे दिखाते हैं और भागते हुए कभी में खुद को बंद कर लेते हैं। यह जितने भी कर्मचारी थे ना वो नोटिस कर लेते हैं कि कुछ तो गया है। सर को हम माधव को फोन करके फटाफट बुलाते हैं। एक लैंडलाइन के थ्रू माधव को फोन किया गया। माधव जहां पर गया हुआ था वहां पर भी लैंडलाइन मौजूद थी और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था यह कुछ फ्रेंड सर्कल के ही लोग थे जो इस स्टेशन में कोइंसिडेंटली काम कर रहे थे। इसलिए सबको पता था कि माधव कहाँ गया हुआ है, किसके घर गया हुआ है, इसलिए वहीं पर लैंडलाइन में फोन लगाया गया। माधव को पता चला तो माधव घबराकर अपने 2-3 दोस्तों के साथ
स्टेशन में पहुंचा। रातों रात देखा कि भैया तो अपने कबी में बेहोश पड़े हुए हैं, किसी और की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कबी में डायरेक्टली घुसने की। अब भाई स्टेशन मास्टर है, लेकिन यह भाई था, भाई घुस सकता था। एक औदा अलग होता है, रिश्ता अलग होता है। भाई घुस गया, इनको फटाफट रातों रात एक वैद्य के पास लेकर गए, वहां पर इनका इलाज विलाज कराए हैं। शरीर इतना गर्म है, ऐसे वो कांप रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। खैर यह बात रातों रात पूरे गांव में फैल गई कि स्टेशन मास्टर को स्टेशन में कुछ तो ऐसा दिख गया है जिसकी वजह से वह बहुत डर गए हैं। आज के टाइम पर तो लोग ऐसा समझ जाए कि यार तबीयत खराब हो गई होगी, ठंडी हवा लग गई होगी। लेकिन उस जमाने में अगर रात बेरात सुनसान जगह पर, सुनसान इलाके में किसी के साथ कुछ ऐसा हो तो लोग यही समझते थे, पहले तो यही समझेंगे कि कहीं कोई बाहरी हवा तो नहीं लग गई है। पूरे गांव में यह बात फैल गई। बस फिर क्या था, माधव केशव के माता पिता भी बाजू वाले गांव से यहाँ पर आ गए और भी गांव के लोग इकट्ठे हुए। केशव बड़ी मुश्किल से, मतलब डॉक्टर ने बोला था, वैद्य ने बोला था कि सर पर बुखार चढ़ गया है, अब इनको बचाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन किस्मत से जब होश में आए तो सभी लोगों ने इनसे सवाल किए, क्या हो गया, क्या हो गया। तब इन्होंने पूरी बात बताई कि मेरे साथ पिछली 2-3 रातों से ऐसा हो रहा है, जब से वो औरत मरी है। तो बस फिर क्या था, एक पहचान वाले थे इनके, बोलते हैं कि हम एक बाबा जी को जानते हैं, हम उन्हें लेकर आते हैं। वो गए, फटाफट बाबा जी को लेकर आए। बाबा जी ने पूरी कहानी सुने केशव को। बाबा जी बोलते हैं कि अब कल रात को आप ड्यूटी में जाइए, चाहे जितनी भी तबीयत खराब क्यों ना हो, हम भी चलेंगे, हम भी देखेंगे उस चुड़ैल औरत को। फिर क्या था, दोनों ही अगली रात को जाते हैं। माधव की तो एक और दिन की छुट्टी बाकी थी, माधव नहीं जाता है। केशव और बाबा जी पहुँचते हैं। फिर वही रात के 2 बजे के आसपास इनको नोटिफिकेशन मिलता है कि वही एक्सप्रेस ट्रेन 10 मिनट में पहुंचने वाली है आपके स्टेशन में। यह अपना टॉर्च उठाते हैं, झंडी उठाते हैं, बाबा जी से कहते कि बाबा जी अब आप बाहर चलिए। बाबा जी के साथ वह बाहर निकलते हैं। साथ में 2-4 एम्प्लॉयज भी पीछे खड़े होकर देख रहे थे। फिर से वो खौफनाक औरत इन्हें दिखाई देती है, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो एम्प्लॉय लोग आ जाते हैं, बोलते हैं सर हम संभाल लेंगे, दीजिए दीजिए हमको। अब यह लोग सर जी का काम करते हैं। बाबा जी और एम्प्लॉय लोगों को वो औरत दिख ही नहीं पा रही थी। बाबा जी बोलते हैं कि आप कांपना पहले बंद कीजिए और बताइए, वह औरत जो अभी आपको दिखाई दे रही है उसका चेहरा कैसा है, खुश है, दुखी है, गुस्से में है। बोल रहे कि नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता, वह बहुत खौफनाक दिखाई दे रही है। बाबा जी बोलते वो ठीक है, आप यह बताइए क्या उसके हाथ में कुछ है, कोई हथियार वगैरह जैसा कुछ। यह बोलते कि हाँ उसके हाथ में एक बड़ा सा खंजर है, वह कुछ इस प्रकार से मुझे देख रही है जैसे कि उस खंजर से मुझे ही मारना चाहती है। बाबा जी बोलते हैं कि ठीक है, आप अंदर चलिए, सब लोग अंदर चलिए चलिए। अब सब लोग अंदर जाते हैं। ट्रेन तो निकल गई थी। बाबा जी बोलते हैं कि रातों रात एक बड़ी पूजा इसी स्टेशन में करानी पड़ेगी, आज रात में नहीं कल रात में होगा यह, और साथ ही साथ आपको रोज हनुमान जी के मंदिर जाना होगा। इस स्टेशन में आने से पहले मैं एक अभिमंत्रित किया हुआ धागा आपको गले में पहनने के लिए दूंगा। यह सारी चीज आप फॉलो करेंगे तभी आप उस औरत के प्रकोप से बच पाएंगे, वरना वो औरत जिस दिन ट्रैक से उठकर प्लेटफार्म तक आ गई तो आपको काट के रख देगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो औरत को मुक्ति नहीं मिली है, वह इस दुनिया में भटक रही है सिर्फ और सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए, क्योंकि वह उसके पति की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। इसका जिम्मेदार केवल और केवल आपको ही मानती है। यह कहते हैं कि बाबा जो बन पड़े कीजिए, नहीं तो मैं उसके डर से ही मर जाऊंगा। मुझे इतना डर लग रहा है उससे, मुझे फिर से बुखार आने लगा। इनको सही में फिर से बुखार आ गया। फिर रातों रात डॉक्टर के पास, वैद्य के पास लेकर भागे भाई। फिर अगली रात आई, बाबा ने पूजा पाठ किए, धागा बांधे, हनुमान जी के मंदिर में लेकर गए। रात में बोले कि अब आपको रोज यहाँ पर
आने से पहले यहाँ पर आना होगा, स्टेशन में आने से पहले मंदिर में आना होगा। बस इन्होंने यह चीज कंटिन्यू किए और फिर वह औरत इनको दिखना बंद हुई है। लेकिन वह जो रात थी, 2-4 रात इनकी जिंदगी में आई, वह इतना डर पैदा किए, इतना डर कि वो चिल्ला के लोगों को बोलने लगे थे कि कुछ हो जाए, स्टेशन में कभी मत जाना, रात की उस एक्सप्रेस में कभी मत बैठना। आज का हमारा टाइटल भी शायद यही होगा।